अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। 20 जुलाई 1969 अपोलो 11 मिशन का लूनर मॉड्यूल चांद पर लैंड करता है। उसमें बैठे हैं एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन। लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग लूनर मॉड्यूल का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं चांद पर उतरने के लिए, लेकिन ये दरवाज़ा खोलना इतना आसान नहीं था क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा था। लेकिन थोड़े स्ट्रगल के बाद वो दरवाज़ा खोलने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। फिर अपने भारी से स्पेस सूट के साथ चांद पर उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकलने की जगह इतना ज़्यादा नहीं थी तो अनजाने में ऊपर से टकराकर उनसे लूनर मॉड्यूल का एक छोटा सा टुकड़ा टूट जाता है। उन दोनों को इस बारे में पता नहीं चलता क्योंकि वहाँ पर कोई हवा नहीं है, इसलिए उनको कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती क्योंकि हवा न होने की वजह से कोई भी आवाज़ ट्रेवल नहीं कर सकती। लेकिन ये जो टुकड़ा टूटा था ये लूनर मॉड्यूल का बहुत ही ज़रूरी पीस था। ये एसेंट इंजन आर्मिक स्विच था। इस स्विच के बिना लूनर मॉड्यूल दोबारा से टेक ऑफ नहीं कर सकता था। लेकिन इस सब कुछ से बेखबर नील आर्मस्ट्रॉन्ग नीचे उतरते हैं और चांद पर अपना पहला कदम रखते हैं। दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं चांद पर कदम रखने वाले। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? आज 50 साल बाद भी लोग इसको मानने से इनकार कर देते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि अपोलो 11 मिशन को जमीन पर ही शूट किया गया और लोगों को दिखाया गया, नहीं तो ये झंडा कैसे लहरा रहा है बिना हवा के। तो आइए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं इस पूरी कहानी को आज की इस वीडियो में। 3, 2, 1. Not because they are easy, but because they are hard. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. That's one small step for man. One. दोस्तों आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर अपोलो 11 मिशन को लॉन्च करने की वजह क्या थी। इस अपोलो 11 मिशन को लॉन्च करने की वजह थी एक रेस जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान चल रही थी। दोनों कंट्रीज के दरमियान स्पेस में जाने की रेस चल रही थी। सन 1957 में सोवियत पहला मुल्क बन जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला। इसका नाम था स्पुतनिक। ये पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट था जिसे जमीन के ऑर्बिट में प्लेस किया गया। अमेरिकन सरकार शॉक हो जाती है ये देखकर कि सोवियत उनसे आगे कैसे निकल गया। कुछ महीने बाद 1958 में अमेरिका भी अपनी सैटेलाइट लॉन्च करता है। लेकिन सन 1961 में अमेरिका को एक और झटका लगता है। सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गगारिन पहले आदमी बन जाते हैं स्पेस में जाने वाले। एक बार फिर सोवियत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। ठीक उसके एक हफ्ते बाद अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखते हैं। पूछते हैं कि आखिर कैसे हम सोवियत को हरा सकते हैं। क्या कोई ऐसा स्पेस प्रोग्राम है जो हम जल्दी से कर सकते हो जिसका बहुत जल्दी रिजल्ट मिले और हम सोवियत से आगे निकल जाएं और हम ये रेस जीत जाएं। इसका जवाब उन्हें कुछ ही दिनों बाद मिल जाता है क्योंकि ये रियलाइज कर लेते हैं कि अगला बड़ा कदम होगा इंसानों को चांद पर भेजना। 25 मई 1961 में ये वादा करते हैं कि हम दहाई खत्म होने से पहले इंसानों को चांद पर भेज देंगे, और इतना ही नहीं, जो इंसान चांद पर जाएगा हम उसे सही सलामत जमीन पर भी लेकर आएंगे। बहुत से लोगों के लिए ये अनबिलीवेबल अनाउंसमेंट थी। साल 1961। इमेजिन करो दोस्तों, कोई स्मार्टफोन नहीं था, कोई इंटरनेट ना था, जीपीएस की टेक्नोलॉजी तक न थी और कंप्यूटर्स भी इतना पुराने हुआ करते थे। और ऐसे जमाने में ये प्रॉमिस करने लग रहे हैं कि हम इंसानों को चांद पर भेजेंगे। इसके लिए ये अगले 5 सालों में 7 से 9 बिलियन डॉलर एडिशनल फंडिंग देते हैं स्पेस प्रोग्राम को। पूरी स्पेस एजेंसीज काम पर लग जाती हैं इस एक मकसद को पूरा करने के लिए। 1963 से 1967 तक कई सारे टेस्ट्स किए गए जो कि अनमाइंड होते थे, यानी कि उनमें कोई भी इंसान नहीं बैठे होते थे। फरवरी 1967 में ये पहले माइंड टेस्ट की तैयारी करते हैं। जिस एयरक्राफ्ट में इंसान बैठकर ऊपर तक जाएंगे उस मिशन का नाम रखा जाता है अपोलो 1। लेकिन जमीन पर ही हो रहे टेस्टिंग के दौरान 27 जनवरी 1967 में इनके केबिन में आग लग जाती है
और उसमें बैठे तीनों एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं। इस दर्दनाक वाक़े के बाद भी नासा हार नहीं मानता और अपने आगे के टेस्ट जारी रखता है। अपोलो 4, अपोलो 5 और अपोलो 6 सारे मिशन अनमाइंड होते हैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए। अक्टूबर 1968 में अपोलो 7 मिशन को लॉन्च किया जाता है और फिर से अटेम्प्ट किया जाता है और ये मिशन कामयाब हो जाता है। सिर्फ 2 महीने बाद दिसंबर 1968 में अपोलो 8 मिशन लॉन्च किया जाता है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को बिठाकर चांद के पास भेजा जाता है। 3 महीने बाद मार्च 1969 में अपोलो 9 मिशन लॉन्च किया जाता है। इसमें लूनार मॉड्यूल को टेस्ट किया जाता है, यानी स्पेसक्राफ्ट का वो हिस्सा जो चांद पर लैंड करेगा। और 2 महीने बाद 1969 में अपोलो 10 मिशन लॉन्च किया जाता है। इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स को हर चीज़ ऑलमोस्ट प्रैक्टिस के लिए कराई जाती है, जो अपोलो 11 मिशन में कराई जाएगी कि वो सही से चांद पर लैंड करे। आप स्पीड देख रहे हो कि कैसे नासा एक के बाद एक मिशन लॉन्च किए जा रहा था। हर 2 से 3 महीने बाद एक नया मिशन, एक नई चीज टेस्टिंग, रॉकेट्स की टेस्टिंग, स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग, चांद तक जाने की टेस्टिंग। इन सारी टेस्टिंग के बाद फाइनली जाके 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया जाता है। 1, 0, all engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. इस मिशन का हिस्सा थे 3 एस्ट्रोनॉट्स, एक 38 साल के कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और कमांड मॉड्यूल के पायलट माइकल कॉलिंस और लूनार मॉड्यूल के पायलट एडविन बज ऑल्ड्रिन। ये 3 नाम इतिहास के पन्नों में रचे जाते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन को तो आजकल बहुत ज्यादा जाना जाता है, लेकिन माइकल कॉलिंस को आजकल इतना नहीं जाना जाता। क्यों है ऐसा? इसके पीछे बड़ा ही इंटरेस्टिंग रीजन है, आगे मैं आपको बताऊंगा। अपोलो 11 मिशन का जो स्पेसक्राफ्ट था, इसके 3 मेन हिस्से थे, कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनार मॉड्यूल। पहले 2 को साथ मिला के CSM मॉड्यूल बोला जाता है, यानी कि कमांड और सर्विस मॉड्यूल। मकसद ये था यहाँ पर कि जो लूनार मॉड्यूल होगा वही हिस्सा सिर्फ डिटैच होकर मून पर लैंड करेगा और फिर वापस जाने के लिए लूनार मॉड्यूल को उड़ाकर अटैच किया जाएगा CSM से, जिससे एस्ट्रोनॉट्स जमीन पर वापस आएंगे। इस पूरे प्लान को लॉन्च करने के लिए सैटर्न V5 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। लॉन्च से पहले इस रॉकेट में 1 मिलियन गैलन्स ऑफ केरोसिन, लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन लोड किया गया। तो इस रॉकेट का वजन पूरे 30 लाख किलो था। इसकी वजह से यह स्पेसक्राफ्ट अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचा। ऑर्बिट तक पहुंचने में 10 मिनट से भी कम का वक्त लगा। फिर अर्थ के ऑर्बिट का इसने तकरीबन 1.5 चक्कर लगाया। फिर इन्हें परमिशन मिल गई मिशन कंट्रोल से। मिशन कंट्रोल जो जमीन पर मौजूद था, उन्होंने कम्युनिकेट करके परमिशन दे दी कि ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन कर लिया जाए, यानी कि जमीन के ऑर्बिट से निकलकर स्पेसक्राफ्ट को चांद की तरफ ले जाया जाए। अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए भी सैटर्न V5 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। ये इस रॉकेट की तीसरी स्टेज थी। ये सब लॉन्च के 5 घंटे के अंदर अंदर ही हो गया। एक्चुअली में इन्हें चांद तक पहुंचने में कई दिनों का टाइम लगा। एस्ट्रोनॉट्स ने इंतजार किया अंदर बैठकर। 19 जुलाई 1969 4 लाख किलोमीटर का सफर तय करके आखिरकार अपोलो 11 मिशन का स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंचा। इसका काम था 2 में स्प्लिट हो जाना, यानी कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल लूनार मॉड्यूल से अलग हो जाते हैं। कमांड मॉड्यूल में बैठे थे माइकल कॉलिंस और इस स्पेसक्राफ्ट के इस हिस्से को नाम दिया गया था कोलंबिया, और दूसरी तरफ लूनार मॉड्यूल का नाम था ईगल और इसमें बैठे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन। बात यह थी कि ये जो कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल था, इसका काम था चांद के ऑर्बिट में फिरता रहे। सिर्फ लूनार मॉड्यूल ही अलग होकर चांद पर लैंड करेगा, यानी कि चांद पर कदम रखने का मौका सिर्फ नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन को ही मिला, माइकल कॉलिंस को नहीं मिला। यही रीजन है कि शायद आजकल माइकल कॉलिंस को कोई नहीं जानता इतना। हालांकि वो इस अपोलो 11 मिशन का पार्ट जरूर थे, लेकिन उन्हें चांद पर कदम रखने का मौका नहीं मिला। लेकिन फिर भी देखा जाए, माइकल कॉलिंस का जो हिस्सा था इस मिशन में, वो सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि दोबारा से वापस आकर लूनार मॉड्यूल को CSM के साथ ही अटैच हो जाना था। अगर माइकल कॉलिंस नहीं होते तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन कभी भी जमीन पर वापस नहीं आ सकते। अब 8 बजे के करीब लूनार मॉड्यूल चांद पर लैंड करने जा रहा होता है। ठीक 8:10 पर एक अलार्म बजने लग जाता है। 1201, Roger, 1201 alarm. अब ना तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ना ही बज ऑल्ड्रिन इसके बारे में जानते थे कि ये क्या चीज है। वो मिशन कंट्रोल से कम्युनिकेट करके पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि इग्नोर करो और आगे चलते रहो। We're go, same type, we're go.
बाद में पता चलता है कि ये एक्चुअली में वार्निंग थी। जो अपोलो का गाइडेंस कंप्यूटर था, कंप्यूटर का प्रोसेसिंग सिस्टम ओवरलोड हो रहा था। लेकिन थैंक्सफुली डिजाइन ऐसा किया गया था कंप्यूटर का कि जो एसेंशियल प्रोग्राम्स हैं, जो मिशन के लिए क्रिटिकल हैं, वो चलते रहें ओवरलोड होने के बाद भी। कंप्यूटर में ऑटोमेटिक लैंडिंग का प्रोग्राम भी डला हुआ था, जो कि एक्चुअली में लूनर मॉड्यूल को चांद के सरफेस में उतार देगा। लेकिन 150 फीट की हाइट पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। वो नोटिस करते हैं कि ये लूनर मॉड्यूल ऐसी जगह पर लैंड करने जा रहा था जहां पर बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। लैंडिंग की जगह बदलते हैं और इसको एक्चुअल लैंडिंग की जगह से 4 मील दूर लैंड कराते हैं। 8:16 पर बज ऑल्ड्रिन फ्यूल का इंडिकेटर चेक करते हैं। पता चलता है कि सिर्फ 5% फ्यूल बचा है। 100 feet, 3.5 down, 9 forward, 5%. इतने कम फ्यूल को देखकर मिशन कंट्रोल एक काउंटडाउन इनिशिएट कर देता है। ये काउंटडाउन डिसाइड करेगा कि ये लैंड करे या फिर मिशन को अबॉर्ट कर दिया जाए। 60 seconds. फाइनली लास्ट 30 सेकंड बचे थे इस काउंटडाउन को खत्म होने में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जमीन पर एक रेडियो मैसेज भेजते हैं। Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. यानी कि ईगल सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपना स्पेस सूट तैयार करते हैं और दरवाजा खोलते हैं और चांद पर अपना पहला कदम रखते हैं। Okay, I just checked. Getting back up to that first step. इस मूवमेंट को 650 मिलियन लोग लाइव देखने लग रहे थे। And the fact that 600 million people around the world were उनके पहले अल्फाज दुनिया को सुनाई देते हैं। That's one small step for man, one giant leap for mankind. इनके बाद बज ऑल्ड्रिन भी चांद पर उतर जाते हैं और फिर अगले 2.5 घंटे तक ये चांद की मिट्टी और पत्थरों के सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, फोटोज खींचते हैं, कई सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी सेटअप करते हैं। ये सच है कि मून लैंडिंग की वजह वो रेस थी जो इन दोनों मुल्कों के बीच चल रही थी। लेकिन क्योंकि मून लैंडिंग करी जा रही थी, ये इतनी बड़ी चीज थी, तो ये लोग बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी साथ ले गए और कई सारे साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी थे साथ में। जैसा कि ये टेलीविजन कैमरा सेटअप करते हैं मून पर के जो जमीन पर सिग्नल ट्रांसमिट कर सके। ये अपने साथ एक डिवाइस लेकर आते हैं जिससे कि सोलर विंड को मेजर किया जा सके जो चांद पर आ रही है। एक ऐसा डिवाइस इंस्टॉल करते हैं जिससे कि लेजर बीम जमीन पर भेजी जा सके और इस लेजर बीम्स का इस्तेमाल करके जमीन और चांद के बीच का एग्जैक्ट डिस्टेंस बताया जा सके। और साथ में एक पेसो साइज मीटर भी होता है और टोटल में 23 किलो चांद की मिट्टी और पत्थर का सैंपल्स भी कलेक्ट करते हैं और पीछे वहां पर छोड़ जाते हैं एक अमेरिकन झंडा और एक प्लेट जिस पर लिखा है हियर मैन फ्रॉम द प्लेनेट अर्थ फर्स्ट सेट फुट अपॉन द मून जुलाई 1969 AD वी केम इन स्पेस फॉर ऑल मैनकाइंड। लूनर मॉड्यूल को तकरीबन 21 घंटे तक चांद पर रहना था, फिर जाके CSM मॉड्यूल के साथ अटैच हो जाना था। लेकिन ऊपर जाने के लिए प्रोपल्शन की ज़रूरत थी जिसके लिए इंजन का चलना ज़रूरी था। लेकिन इस बात से बेखबर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन के बाहर निकलते वक्त उनसे इंजन का जो ज़रूरी स्विच होता है वो स्विच ही टूट गया था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में ही बताया था। वो मिशन कंट्रोल को इसके बारे में बताते हैं और खुद भी इसका सोल्यूशन ढूंढने लग जाते हैं और इस बड़ी प्रॉब्लम का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सोल्यूशन निकलता है। बज ऑल्ड्रिन ने रियलाइज किया कि स्विच टूट गया है तो कोई ऐसी चीज होगी जिसका इस्तेमाल कर सकूं सर्किट को दोबारा जोड़ने में। वो आसपास देखते हैं और उन्हें अपना बॉल पॉइंट पेन दिखाई देता है। वो इस अपने पेन का इस्तेमाल करते हैं और इस सर्किट को दोबारा जोड़ने में और इंजन को वापस चालू करने में। फाइनली लूनर मॉड्यूल रीअटैच हो जाता है CSM मॉड्यूल के साथ और इस स्पेसक्राफ्ट को जमीन की तरफ मोड़ते हैं इसमें बैठे तीनों एस्ट्रोनॉट्स। जमीन पर लैंडिंग करने के लिए प्लान ये था कि कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल अब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सर्विस मॉड्यूल एक्चुअली में जमीन के एटमॉस्फेयर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पर खतरा यह था कि अगर सर्विस मॉड्यूल ज्यादा खराब हो गया और उसके टुकड़े इधर उधर उड़ने लग गए, वो कमांड मॉड्यूल के साथ टकरा सकते हैं और वो एस्ट्रोनॉट्स जो उसमें बैठे होंगे वो मारे जाएंगे। इस चीज को अवॉइड करने के लिए नासा का प्लान ये था कि सर्विस मॉड्यूल में थ्रस्टिंग होगी जो उसे थोड़ी दूर ले जाएंगी कमांड मॉड्यूल से ताकि वो टकराए ना एक दूसरे से। लेकिन जब एस्ट्रोनॉट्स वापस आ रहे थे जमीन पर
तब उन्हें पता चलता है कि सर्विस मॉड्यूल की थ्रस्टिंग तो काम ही नहीं कर रही। लेकिन खुशकिस्मती से सर्विस मॉड्यूल के टुकड़े टूटने के बावजूद भी कमांड मॉड्यूल को अटैक नहीं करते। एस्ट्रोनॉट्स के मरने का चांस इतना ज़्यादा हाई था इस मिशन में कि जो यूएस प्रेसिडेंट थे निक्सन, उन्होंने अल्टरनेट एक स्पीच तैयार कर रखी थी इन केस दी एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते। आप इमेजिन करें कि उसने एक ऑलरेडी स्पीच तैयार कर रखी थी, लेकिन थैंक्सफुली ऐसा होता नहीं। कमांड मॉड्यूल सेफली अर्थ के एटमॉस्फेयर से नीचे आ जाता है, पैराशूट डिप्लॉय करता है और समंदर में लैंड कर जाता है। तीनों एस्ट्रोनॉट्स जिंदा हैं, सेफ हैं। समंदर में उन्हें रेस्क्यू शिप्स की मदद से समंदर से सेफली बाहर निकाला जाता है। ये सही मेन्यू में एक करिश्मा था कि ये एस्ट्रोनॉट्स जिंदा वापस लौट आए। ऐसा नहीं है कि इस मिशन में हर चीज़ जैसे प्लान की गई थी वैसे ही काम कर रही थी। हर स्टेप पर प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करनी पड़ी। इन्होंने हर प्रॉब्लम से सक्सेसफुली डील किया और जिंदा वापस आ सके। लेकिन इस सब कुछ के बाद इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को 2 हफ्ते तक के लिए क्वारंटीन किया गया, यानी एक जगह पर बंद किया गया कि चांद पर जाकर इन्हें कोई बीमारी वगैरह या वायरस वगैरह पैथोजन हो गई हो और ज़मीन पर इन्हें आकर कोई अजीबोगरीब बीमारी ना हो जाए या इनसे किसी और को कोई बीमारी ना लग जाए। लेकिन थैंक्सफुली इस बार भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो यूएस के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि हम दहाई ख़त्म होने से पहले इंसानों को चांद पर लैंड करा देंगे, तो वो नासा ने कर दिखाया। 6, 5, 4. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. लेकिन ज़रा सोचिए कि 1970 में दहाई ख़त्म हो जाती, लेकिन इससे 1 साल पहले 1969 में अमेरिका चांद तक पहुंच गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस रेस में अपना एडवांटेज दिखाने के लिए फेक मून लैंडिंग ऑपरेशन प्लान किया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका एक्चुअली का मून लैंडिंग का मिशन फेल हो गया हो? इन्होंने बैकअप के तौर पर एक फेक मिशन प्लान किया था दुनिया को दिखाने के लिए। एक एग्जाम्पल है बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज का जो बनाई जाती हैं मून लैंडिंग के इंसिडेंट को लेकर। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों, ये सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज ऑलरेडी कई बार डिबंक की जा चुकी हैं। अगर अमेरिका की तरफ से ये एक फर्जी अटेम्प्ट होता दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए, तो सोवियत इसे कभी भी ना मानता। लेकिन दी ग्रेट सोवियत इंसाइक्लोपीडिया जो 1970 और 1979 के बीच पब्लिश हुआ, उसके 3rd एडिशन में कई बार इस मून लैंडिंग को फैक्चुअल चीज़ बताया गया है। सोवियत के आर्टिकल में कई बार ये बताया गया है कि अपोलो 11 3rd हिस्टोरिक इवेंट था स्पेस का। सबसे पहले स्पुतनिक की लॉन्च 1957 में, दूसरा 1961 में यूरी गगारिन की फ्लाइट और तीसरा मून लैंडिंग। सोवियत ने एक्चुअली में कई बार इस चीज़ को इग्नोरेज किया, लेकिन इस झंडे का क्या जो चांद पर प्लांट किया गया वो वेव करने लग रहा था, क्योंकि चांद पर तो कोई हवा नहीं होती। इसका एक बड़ा ही सिंपल सा रीजन है। जिस झंडे को चांद पर प्लांट किया गया वो स्पेशली डिजाइन झंडा था। आमतौर पर झंडू में एक लंबी वर्टिकल रॉड डली होती है, लेकिन इस झंडे में एक हॉरिजॉन्टल रॉड भी डली हुई थी, जिससे कि झंडा हमेशा एक्सटेंडेड रहे। क्योंकि नासा में काम करने वाले हर एक को पता था कि अगर हम चांद पर झंडा प्लांट करेंगे तो वो लहराएगा नहीं, क्योंकि वहां पर कोई हवा नहीं है। इसलिए उन्होंने हॉरिजॉन्टल रॉड भी ऐड कर दी ताकि झंडा हमेशा फ्लैट दिखे। इस मिशन में हॉरिजॉन्टल रोड को एक्सटेंडेड करने में प्रॉब्लम हो रही थी, आखिर तक एक्सटेंड नहीं हो पाई, जिसकी वजह से एक रिपल दिखने लगा। वेव्स आ गई फ्लाइट में, इसलिए लोगों को लगता है कि झंडा लहरा रहा है। एक्चुअली में झंडा लहरा नहीं रहा, सिर्फ ऐसा उन वीडियोज में दिखता है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स झंडे को प्लांट कर रहे थे। इसकी वजह यह थी कि एल्यूमिनियम की रॉड थी उस झंडे में जो स्प्रिंग की तरह रिएक्ट कर रही थी। थोड़ी देर के लिए झंडा लहराता है और फिर स्टिल रह जाता है। एक तीसरी बड़ी थ्योरी यहाँ पर उठाई जाती है कि नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन ने जो फोटोज खींची थी उसमें स्टार्स क्यों नहीं दिख रहे। इसका जवाब भी बड़ा सिंपल है। एक्चुअली में मून लैंडिंग दिन के वक्त हुई थी, ऐसे टाइम पर जब सूरज की रोशनी उस साइड पर पड़ रही थी जिस साइड पर मून लैंडिंग की गई। उस जमाने के कैमराज कोई ऐसे हाई क्वालिटी तो नहीं हुआ करते थे। अगर अब भी रात के वक्त कोई मोबाइल फ़ोन पर फोटोज खींची जाए जिसमें मोबाइल फ़ोन की फ्लैश जल रही हो तो पीछे स्टार्स नहीं दिखते। एक और सवाल जो यहाँ पर उठाया जाता है कि बज ऑल्ड्रिन की फ़ोटो जो नील आर्मस्ट्रांग ने खींची उसमें नील आर्मस्ट्रांग की रिफ्लेक्शन तो दिख रही है, लेकिन उनके हाथ में कोई कैमरा नहीं दिख रहा। ये कैसे हो सकता है? ये इसलिए हो सकता है क्योंकि कैमरा उन्होंने हाथ में नहीं पकड़ा था।
कैमरास उनके सूट में ही माउंटेड थे और वो वहीं से ही उनको कंट्रोल कर सकते थे। और फिर वो वाली वीडियो किसने रिकॉर्ड की जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग लूनर मॉड्यूल से उतर रहे थे? इसका जवाब भी बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि लूनर मॉड्यूल पर मल्टीपल कैमरा सेट किए गए थे। ये था अपोलो 11 मिशन। ठीक इसके 3 साल बाद दिसंबर 1972 में आखिरी अपोलो 17 मिशन किया गया, लेकिन इसके बाद आज तक कोई भी मिशन नहीं किया गया। ये मिशन इतना महंगा था कि इसमें 4 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस ने काम किया और इस पर टोटल खर्च हुआ था $24 बिलियन, जो कि आज के हिसाब से $100 बिलियन से भी ज्यादा बनते हैं। नासा ने प्रोग्राम बनाया था अपोलो 20 तक मिशन करने का, लेकिन मुल्क में मुआशी हालात खराब होने की वजह से उन्हें ब्रेक डाउन करना पड़ा। बहुत शुक्रिया दोस्तों हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहने के लिए। अगर और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।